नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का नई बुलंदी कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सफलता के दौरान नई बुलंदी को प्राप्त किया है। आज इसी बीच हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं चंदन जी, जो कि प्रतिज्ञा के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। चंदन जी TFIX टीच फॉर इंडिया एक्स के फेलो मेंबर भी रह चुके हैं। तो चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनम जी। चंदन जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि TFIX टीच फॉर इंडिया प्रोग्राम जो है वो क्या है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। टीच फॉर इंडिया एक भारत की काफ़ी बड़ी और प्रतिष्ठित फेलोशिप है और उसमें एक कंपोनेंट होता है टीच फॉर इंडिया एक्स। ये ऐसे लोगों को मिलता है जो अपनी ऐसी संस्था चलाते हों जो शिक्षा पर काम करते हों और शिक्षा पर काम करने के लिए जो भारत में अलग अलग तरीक़ों से युवाओं को जोड़ते हों। जो शिक्षा की समस्या है उनसे जोड़ने के लिए टीच फॉर इंडिया एक्स फेलोशिप मिलती है। तो मैं वो टीच फॉर इंडिया एक्स फेलो हूँ झारखंड की ओर से। आपको टीच फॉर इंडिया एक्स की तरफ से फेलोशिप भी मिली, टीच फॉर इंडिया का टैगलाइन भी है। तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, क्या सफ़र रहा आपका यहाँ तक पहुँचने का। तो देखिए, टीच फॉर इंडिया एक्स मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक पड़ाव था, पर उसके पहले मैंने काफ़ी समय शिक्षा पे बच्चों के साथ मिलकर काम किया और उसके पहले मैंने खुद को अपने आप को तैयार किया शिक्षा पे बच्चों के साथ काम करने को लेके। तो मैंने बैचलर्स इन सोशल वर्क की पढ़ाई करी इग्नू से, और वो पढ़ाई करने के बाद मैंने एक संस्था शुरू की और उस संस्था के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे और कुछ पढ़ना चाहिए, शिक्षा पे समझ बनानी चाहिए। तो मैंने राजस्थान में जाकर, राजस्थान में एक संस्था है दिगंतर, जो काफ़ी पुरानी संस्था है, भारत की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। वहाँ जाकर मैंने 1 साल की पढ़ाई करी, फाउंडेशन इन एजुकेशन की, और उस पढ़ाई को करने के बाद वापस आके मैंने प्रतिज्ञा में अपना काम शुरू किया और इस तरह से सफ़र चलता रहा। फिर मुझे अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बैंगलोर में मैंने मास्टर्स करने का फिर से विचार किया और मैं वहाँ से पढ़ने के बाद मैंने धीरे धीरे करके मैं टीच फॉर इंडिया एक्स तक पहुँचा। ये सफ़र रहा। दिगंबर से आपने फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की पढ़ाई करी, तो इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिले और क्यों आपने ये कोर्स को चुना? दिगंतर संस्था से जब मैंने फाउंडेशन इन एजुकेशन की कोर्स करी तो व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कहूँगा कि जब मैंने शिक्षा को समझने की कि शिक्षा जगत कैसे काम करती है और एक क्लासरूम में एक बच्चे के साथ क्या होता है और वो कैसे शिक्षा एक बच्चे की ज़िंदगी को बदलाव ला सकती है और पूरे बच्चे मिलकर कैसे पूरे समाज के बदलाव कर सकते हैं, और शिक्षा के अलग अलग पहलुओं को मैंने खुद अपने आप में समझने का एक मौका मिला। काफ़ी करीबी से ज़मीनी स्तर पर कक्षा के अंदर एक चौक से और एक कॉपी और एक कलम से आप कैसे पूरे समाज को बदल सकते हैं, ये एक मेरे अंदर मुझे एक बदलाव दिखाई दिया। जो कि ये पूरा पर्सपेक्टिव जो होता है, ये पर्सपेक्टिव मैं कहना चाहूँगा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि मुझे यहाँ नहीं मिल पाया, लेकिन ये पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए मुझे दिगंतर राजस्थान की तरफ जाना जरूर पड़ा। चयन आपने कैसे किया दिगंतर फाउंडेशन इन एजुकेशन के लिए? दिगंतर उस समय 2011 में काफ़ी उनका जो प्रोसेस होता था काफ़ी रिगरस प्रोसेस होता था। मैंने पहली बार जब अप्लाई किया था तो मुझे निराशा मिली थी। क्यों करा अप्लाई और कैसे करा? क्योंकि उनकी जो पूरी कोर्स थी वो ये बताती थी कि आप अगर शिक्षा में काम करना चाहते हैं और अगर आप शिक्षा के अलग अलग सामाजिक पहलू, राजनीतिक पहलू और आर्थिक पहलुओं को समझना चाहते हैं, बिना समझे आप समाज में शिक्षा पर काम नहीं कर सकते हैं। खास करके सरकारी विद्यालयों की अच्छे उनको करना अगर आप चाहते हैं, अगर आप शिक्षा नीति में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको ये 3 पहलू हैं तो आपको बिल्कुल जानने पड़ेंगे। और ये जानने के लिए मुझे लगा कि ये फाउंडेशन इन एजुकेशन कोर्स, जो कि भारत में कहीं पर उस समय शिक्षा पर इतनी बड़ी अच्छी सारे प्रोफेसर्स मिलकर पढ़ा रहे हों, ऐसा कोर्स होता ही नहीं था। तो मैंने फिर वहाँ पर अप्लाई किया और ये काफ़ी, मैंने पहली बार जब किया था तो मुझे सिलेक्शन नहीं हुई थी, मैंने दूसरी बार वापस किया तो फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था। दिगंतर से फाउंडेशन इन एजुकेशन कोर्स करने के बाद आपको जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी या प्रोफेशनल लाइफ थी, वहाँ आपको इसका एप्लीकेशन करने का कैसे मौका मिला? तो दिगंतर से जब मैंने कोर्स किया तो अगर आप सच कहें तो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैंने काफ़ी बदलाव किया। पहले तो मैंने वहीं पर बदलाव मेरे शुरू, क्योंकि आप जो पूरी पढ़ाई है वहाँ पर वो इस बात की हो रही है कि आप शिक्षा के आर्थिक जो पहलू है उसको समझे, राजनीतिक पहलू को समझे, आप सामाजिक पहलू को समझे, आप ये समझे कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो क्यों पढ़ाया जा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल एक जब आप समझते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें बदल आपके छोटे छोटे फैसले बदल जाते हैं कि आप अपने आप को इस जगह लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस बहस में आप हिस्सा करेंगे या नहीं करेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये मेरे व्यक्तिगत ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया।
उसके बाद मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पर मैंने हमारी जो संस्था थी जिसके साथ हम काम करते हैं, वो संस्था में भी काफ़ी बदलाव आया कि हमें लगा कि हम जिस तरह से काम करते हैं वो काम करने का तरीका, क्योंकि हम शिक्षा में जो काम कर रहे हैं, शिक्षा आज के लिए काम नहीं होती, शिक्षा आज से 10 साल 12 साल 30 साल बाद की बात है। तो आपको 30 साल बाद की सोचकर आज कदम उठाना पड़ेगा। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो क्यों पढ़ाया जा रहा है, किस लिए पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। तो आपने बैचलर्स इन सोशल वर्क करा जी। हम जानना चाहेंगे कि बैचलर्स इन सोशल वर्क आमतौर पर कोई करता नहीं है परस्यू, तो आपने क्या सोचकर करा और क्यों परस्यू करा? देखिए सोनम जी, मैंने जो भी कोर्सेज किए हैं, ज़्यादातर कोर्सेज ऐसे हैं जो आम तौर पे लोग नहीं करते हैं। फाउंडेशन इन एजुकेशन कोर्स के बाद या फिर आप बैचलर्स इन सोशल वर्क की बात करें तो बैचलर्स इन सोशल वर्क की जो कोर्स है मैंने इग्नू से करा था। और ये एक ऐसा कोर्स था जब मैंने अपना काम तो सोच लिया था कि मुझे क्या करना है, मैं समाज में लोगों के बीच में रहकर लोगों के लिए काम करने की कोशिश करूँगा, पर उसकी एक प्रोफेशनल डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, पर एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के लिए भी आपको समाज की समझ होनी बहुत ज़रूरी है और आपको नीतियों की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं इसी में अपना जीवन देना चाहता हूँ तो क्यों ना मैं अपने आप को प्रोफेशनली ट्रेंड करूँ, मैं अपने आप को क्यों ना जागरूक बनाऊँ और जो भी चीज़ें हैं सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़कर, ताकि एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर की तरह मैं समाज में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। MA इन इंग्लिश एजुकेशन भी आपने परस्यू करा, तो क्या सोचकर आपके माइंड में आया कि मुझे MA इन इंग्लिश एजुकेशन परस्यू करना है? सर मैंने MA इन एजुकेशन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी थी और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय जाकर MA इन एजुकेशन पढ़ने का जो मकसद था मेरा वो ये था कि भारत में एजुकेशन पर, शिक्षा पर जो है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय काफ़ी बृहद रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने जो पूरा करिकुलम, पूरा जो कोर्स डेवलप डिज़ाइन किया था वो इस तरह से डिज़ाइन किया था कि हम किस तरीके से छोटे गाँव में क्या हो रहा है शिक्षा के ऊपर, वहाँ पर जाकर भी काम कर पाएँ। और अगर आपको दिल्ली में जाकर किसी संस्था में के साथ काम करना है, वहाँ पर कैसे काम करना है, वहाँ पर शिक्षा पे कैसे काम करनी है, इसकी समझ बनाने के लिए पूरी एक ब्रॉड डेवलप कोर्स है वो। तो अजीम प्रेमजी संस्थान से MA इन एजुकेशन करने के पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? मेरा मुख्य उद्देश्य ये था, जब मैंने MA इन एजुकेशन पर काम करना शुरू किया, पढ़ाई जब की थी, तो मैं लगभग मैं बताना चाहूँगा हमारे सभी लोगों को, दर्शकों को, कि मैंने 11 साल काम करने के बाद मैं गया था पढ़ाई करने के लिए। मैं उस वक्त लगभग 32 साल की उम्र का था जब मैंने मास्टर्स दोबारा करने के लिए वहाँ पर अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। तो उस वक्त जब मैंने ये सोचा तो मैंने ये देखा था कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़मीनी स्तर पर काम कर चुका था। मुझे एक बड़े रूप में पॉलिसीज़ को समझना था, शिक्षा की नीतियों को समझना था, उसमें जो राजनीतिक स्टेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आर्थिक स्टेप्स कैसे होते हैं, पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं और कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं, इन सारी चीज़ों को वहाँ जाके समझने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। इसीलिए 11 सालों के बाद जाकर दोबारा से MA इन एजुकेशन करने का आपने सोचा, तो कुछ तो लाइफ स्टेज या पड़ाव रहा होगा जहाँ पर जाकर आपको ये महसूस हुआ कि मुझे ये करने की ज़रूरत है, और वो भी 11 सालों के बाद। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि अगर हम समाज के ऐसे एक बहुत बारीक चीज़ के साथ काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, और हम अपने आप को अपडेट अगर नहीं करेंगे, अगर हम अपने आप को निरंतर पढ़ते नहीं रहेंगे, लिखते नहीं रहेंगे, तो शायद हम उन बच्चों के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो 11 साल के बाद मुझे लगा कि ये करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर मुझे और भी लगा कि जब मैंने ये ख़त्म किया था 2019 में MA इन एजुकेशन, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे और भी कुछ सीखना चाहिए, तो मैंने उसके आगे भी कदम उठाए और मैं एक्यूमेन इंडिया फेलोशिप मैंने ज्वाइन करी। एक्यूमेन इंडिया फेलोशिप है क्या? एक्यूमेन इंडिया फेलोशिप एक बहुत प्रतिष्ठित फेलोशिप है, जो ग्लोबल फेलोशिप है बेसिकली ये, और विश्व भर में कई सारे फेलोज़ होते हैं एक्यूमेन इंडिया के। तो मैं भारत में कई सारे फेलोज़ में से एक हूँ। अच्छी बात मेरे लिए ये है कि मैं झारखंड में रहने वाला, झारखंड से पहला एक्यूमेन इंडिया फेलो हूँ। और ये फेलोशिप बेसिकली ऐसे लोगों के लिए होती है जो अपने खुद के ऊपर बहुत काम करना चाहते हैं। समाज में काम करने के लिए बहुत सारे आयाम हैं, पर खुद के लीडरशिप को डेवलप करना, आप समाज में अपने आप को कैसे देखते हैं, इस पर काम करने के लिए एक्यूमेन इंडिया फेलोशिप होती है। एक्यूमेन इंडिया के लिए आप झारखंड के पहले फेलो मेंबर रहे, तो एक्यूमेन इंडिया से आपको क्या बेनिफिट्स मिली और आप यहाँ से कैसे जुड़े? एक्यूमेन इंडिया की प्रॉपर एक सिलेक्शन प्रोसेस होती है,
और वो सिलेक्शन प्रोसेस में मैंने अप्लाई किया और उनके स्तर हैं रिटन और वाइवा इंटरव्यू वगैरह। क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होती है उसके लिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी अच्छी और बहुत सिंपल साधारण सी होती है। आप अपने आप को बदलने के लिए कितना तैयार हैं। ओके। अगर आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए अपने पूरी ज़िंदगी में जो भी आपने सीखा है अनलर्न करने को तैयार हैं अगर आप, और नई चीज़ों को सीखने को तैयार हैं, तो आप एक्यूमेन इंडिया के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ से क्या बेनिफिट्स मिली और आप यहाँ पे कैसे जुड़े? तो जब मैंने एक्यूमेन इंडिया की फ़ेलोशिप ज्वाइन करी थी तो उसके बाद मैंने अपने आप में काफ़ी बदलाव देखे हैं। मैं चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ। एक बालकनी बोलते हैं हम कि अपने आप को कहाँ पर खड़े किया और फ्लोर से बाहर निकाल कर खुद को देखने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी चीज़ में घुसे रहते हैं तो उसमें बिल्कुल अपने आप को रम जाते हैं, तो हम उसकी कमियों को, उसकी अच्छाइयों को बहुत अच्छे से देख नहीं पाते हैं। तो एक्यूमेन इंडिया में ये मुझे मिला कि आप उस जगह पर रहते हुए भी अपने आप को कैसे बाहर निकाल कर चीज़ों को देख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों को हमने वहाँ पर समझने की कोशिश की कि एक ग्लोबल लेवल पर आप जो आज काम कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के स्तर पर कैसे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लेकर आ पाएगा। अगर मैं आज किसी एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो क्या वो भारत में गरीबी हटाने का एक तरीका हो सकता है? क्या मैं अगर किसी पूरे गांव को शिक्षित कर रहा हूं तो क्या पूरे भारत में वो एक अकेला गांव गरीबी हटाने में कुछ मदद कर सकता है? तो ये समझने के लिए एक्यूमेन इंडिया ने मुझे काफ़ी मदद करी। एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर्स को आप इंक्यूबेट भी करते हैं टू लॉन्च एंड सस्टेन टीचिंग फेलोशिप प्रोग्राम इन देयर रीजन, तो ये आप कैसे करते हैं? मैं टीच फॉर इंडिया एक्स के साथ जब जुड़ा तो हम लोगों ने मिलकर एक फ़ेलोशिप पूरी एक तैयार करी। ये 2 साल की फ़ेलोशिप होती है जिसमें हम लोकल यूथ्स को मौका देते हैं कि ग्रासरूट रियलिटीज़ को समझें। स्कूल में जाकर क्लासरूम के अंदर 2 साल तक वो लगातार कुछ चीज़ों को देखने करने की कोशिश करते हैं और इसी क्रम में वो बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और उनके साथ हम लोग रेगुलर उनकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उनकी खुद की लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो 2 साल तक जो यूथ होता है, जो युवा होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए शिक्षा को समझता है और फिर उन्हें लगता है कि अगर वो 2 साल के बाद अपने आसपास के गाँव में, स्कूलों में या किसी बड़ी संस्था में, किसी छोटी संस्था में रहकर शिक्षा में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो कर पाते हैं। जो भी लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और टीच फॉर इंडिया एक्स फेलोशिप से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, कैसे उन्हें अप्रोच करना चाहिए? टीच फॉर इंडिया एक्स में जुड़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक समझनी बनानी पड़ेगी कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो अकेले सरकार या स्कूलों की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप टीच फॉर इंडिया एक्स में जा रहे हैं तो आप ये बात पे ध्यान रखें कि क्या आप ये मानते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए शिक्षा में बदलाव लाने के लिए? अगर हाँ आप ये मानते हैं तो आप ज़रूर टीच फॉर इंडिया एक्स में अप्लाई करें और आपको बहुत सारे जगहों पर एक मौका मिलेगा ये बताने का या समझने का कि शिक्षा में बदलाव कैसे किया जाता है युवाओं के साथ मिलकर एक फेलोशिप चलाते हुए। जब एजुकेशन मिलेगा तभी एक गरीबी मुक्त भारत की रचना की जा सकती है। तो आप टीच फॉर इंडिया एक्स जैसे रेनाउंड ऑर्गेनाइजेशन के फेलो मेंबर रह चुके हैं, आप यहाँ पर कैसे जुड़े और कैसे आप इसके माध्यम से लोगों को सर्व कर रहे हैं? टीच फॉर इंडिया एक्स में जुड़ने के बाद जैसा मैंने बताया कि उनकी एक प्रोसेस होती है, उसमें अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने बताया टीच फॉर इंडिया एक्स को कि हम झारखंड में रहते हुए, मैं झारखंड में रहते हुए जब मैंने एक अपना काम शुरू किया था तो मैं एक युवा था और मुझे कुछ नहीं पता था कि समाज में बदलाव कैसे आता है। बस इतना जानता था कि शिक्षा ही एक पहलू है जो समाज में बदलाव ला सकता है, गरीबी मिटा सकता है या लोगों के बीच में जो है डेवलपमेंट ला सकता है। पर वो कैसे होगा ये ट्रायल हमने कर कर के सीखा। तो वो हम लोगों ने फिर उसको कहा कि हर युवा के पास इतना मौका नहीं होता है, वो हर युवा अपनी ज़िंदगी का 2 साल सिर्फ ट्रायल एंड एरर में नहीं गुजार सकता है। तो एक प्रॉपर डिज़ाइन मॉड्यूल जिसमें कि लोग आकर अपने आप को इन्वेस्ट करें, 2 साल के लिए सीखें, देखें और गाँव में शिक्षा कैसी है, सिर्फ उंगलियां ना उठाएं, सिर्फ सवाल ना उठाएं, उस पर कंट्रीब्यूट करें और वो करके देखें कि बदलाव कैसे आता है। चंदन जी, आप इनिशियली जगन्नाथपुर बस्ती के एक स्लम एरिया में रहते थे। क्लास 10th के बाद जाकर आपने एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम की वॉलंटियरिंग करना शुरू करी। यहाँ से कैसे आपकी सफ़र की शुरुआत हुई, कैसे आपने आगे बढ़ना शुरू करा और कैसे मतलब फाइनली आप आगे बढ़े इस प्लेटफॉर्म या इस स्टेज के बाद? तो मैंने जब पहली बार
वॉलंटरी करना शुरू किया था। वॉलंटरिज्म मैंने पहली बार करी थी एडल्ट तो लिटरेसी एडल्ट प्रोग्राम में लिटरेसी आफ्टर प्रोग्राम क्लास में 10th। किया था जी, जो 2001 का समय था। और हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर रहा होगा शायद उस वक्त। तो क्या मतलब इंस्पिरेशन रही कि क्लास 10th के बाद स्लम एरिया में रहते रहते आपने एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम की वॉलंटियरिंग करने का सोचा, जहां से आपकी ज़िंदगी ने एक मोड़ लिया? क्या सोच रही इसके पीछे की? मैं एक बिल्कुल एक ऑनेस्ट बात यह है कि मैं एक स्टूडेंट था उसमें, और मुझे लगा कि एक ऐसा कंट्रीब्यूशन जो मेरे दिन के 1 घंटे में मैं करके अगर 10 लोगों को मैं पढ़ा सकता हूँ तो समाज में इससे बड़ा बदलाव और क्या आ सकता है। तो मैंने शाम के समय में जाकर कुछ लोगों को जाकर अ आ ई और क ख को पढ़ाना शुरू किया। ये बहुत बेसिक सा चीज़ था, सिर्फ साक्षर बनाने की बात थी, और वो मैंने शुरू किया। और मुझे जब मैंने धीरे धीरे जब मैं रोज़ जाने लगा और देखने लगा कि जो सब्जी बेचने जाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, अगर उनको सिर्फ अपना हस्ताक्षर करना आ जाएगा तो कोई उनको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। वो अगर बैंक में जाकर साइन कर लेंगे तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी सिर्फ साइन करने से। उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा घंटों की कोई आके उनको बताए कि आप मेरे लिए फॉर्म भर देंगे क्या। तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा काम है अपने आप में, 1 घंटे में आप इतना कर सकते हैं। कितने टाइम तक आपने वॉलंटियरिंग करी, और फाइनली क्लास 10th के बाद कितने सालों की वॉलंटियरिंग करने के बाद एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम में एक फाइनली आपका स्टेज आया कि ज़िंदगी ने आपकी मोड़ लिया? मैंने लगभग 4 साल की वॉलंटरी करी। मैंने 4 साल, जिसको आप वॉलंटरी श्रमदान कहते हैं, 4 साल तक मैंने वो किया। उसके बाद फिर हमारे कुछ दोस्तों के साथ मिलकर हमें लगा कि ये काम और अच्छा है, इसमें हमें और लोगों तक पहुंचना चाहिए। फिर हमने कैसे आगे बढ़े? पहला स्टेज क्या रहा आगे बढ़ने का? पहला स्टेज था कि हम लोगों ने फिर जो लेवल ऑफ वॉलंटरिज्म है, श्रमदान का हमने उसको बढ़ाया, और हम कॉलेजेस में हमारे अलग अलग तरीके से लोग जुड़े थे। हम डिबेट कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, और हमने पहली बार बड़े लेवल पे शिक्षा पर बात करने के लिए बच्चों के साथ काम करना की शुरुआत करी। और 2006 के बाद हम लोगों ने लगा कि अब एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर हमारे जैसे और भी लोग आके काम कर पाएँ। तो फाइनली उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि जो आपको फेलोशिप मिली TFIX टीच फॉर इंडिया एक्स प्रोग्राम से, उस फेलोशिप से प्रतिज्ञा की कैसे मदद हुई? तो उस फेलोशिप से हम अभी प्रतिज्ञा जो है अलग अलग माध्यम से काम करती है शिक्षा पर। एक एक्सेस टू एजुकेशन प्रोग्राम है, सृजन बचपन प्रोग्राम है, और एक प्रोग्राम है युवा। तो हम युवाओं तक जाते हैं, हम युवाओं को बताने की कोशिश करते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन समाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भारत को सच में विकसित देखना चाहते हैं, झारखंड को सच में विकसित देखना चाहते हैं, तो आपको आगे आना पड़ेगा, इस सेक्टर में शिक्षा के कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वो हमने टीच फॉर इंडिया ने हमें पूरी एक जो प्रोग्राम डिज़ाइन करने में मदद करी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने 2001 में हम लोगों ने लोगों को साक्षर बनाने की शुरुआत करी थी, अभी इस साल 2024 में हमने वो छोटी सी पहल फिर से शुरुआत करी है, जहाँ पर 18 वर्ष से ऊपर के कोई भी बच्चे जिनको लगता है कि वो अपने मोहल्ले के, अपने गांव के किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को पढ़ा सकते हैं, तो वो हमने साक्षर के नाम से, साक्षर वॉलंटियरशिप के नाम से फिर से शुरुआत करी है। NCERT दिल्ली की तरफ से आप पारक सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं, तो यहाँ पे आप कैसे जुड़े? क्या मन में आया कि यहाँ से मुझे जुड़ना चाहिए, और क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको यहाँ से जुड़ने के बाद? तो परख सर्टिफाइड ट्रेनर होने के लिए मैं उसके पहले मैंने जो है नई शिक्षा नीति पर काफ़ी हम लोगों ने काम करा था। और अब अगर पूरी ज़िंदगी में मैंने ये देखा है कि जो शिक्षा बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, तो उसमें एक और कंपोनेंट मैंने देखा कि शिक्षा, अगर किसी बच्चे को शिक्षा से दूरी होती है तो वो इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट परीक्षाओं का होता है। परीक्षाएं जो होती हैं, बच्चों को काफ़ी उसके अंदर डर होता है, और बच्चे कई बार परीक्षा के कारण ही जो है स्कूल या पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। तो नई शिक्षा नीति में जो हमारे पास बहुत अच्छा मौका ये है कि जो परीक्षाएँ हैं उनकी शक्ल बदली जा सकती है। परीक्षा अपने आप में वो जो 2 घंटे हैं, वो सिर्फ जांचने का नहीं, सीखने का भी मौका हो सकता है। तो जब मैंने ये देखा, और भारत सरकार के NCERT के डिपार्टमेंट में परख का एक अलग डिपार्टमेंट बना, और उस डिपार्टमेंट को मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा मौका है जो मेरे खुद को, जब मैंने अपना बचपन देखा है कि परीक्षाओं से डर कितना ज़्यादा होता है और उसको कैसे बदला जा सके आगे जन्म में, तो मैंने अप्लाई किया, मैंने बातचीत करी वहाँ पर दिल्ली में NCERT की टीम के साथ, और वहाँ पर जाके फिर हमने डेमो दिया, और फिर जाके जो पूरा प्रोसेस होने के बाद फिर मुझे परख सर्टिफाइड ट्रेनर के रूप में
किया गया। तो आप एनसीईआरटी दिल्ली के परख सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। जो भी लोग शिक्षा जगत में काम करते हैं वो अगर इन सब चीज़ों से जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? बहुत आसान है। मैं भी ये कहूँगा कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसको बहुत ध्यानपूर्वक फॉलो करें, ना कि सिर्फ पढ़ें, उनका ज़मीनी स्तर भी ज़रूर देखें कि वो ज़मीन पर कैसे लागू हो सकता है। और आगे एनसीईआरटी की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको रेगुलर आप देखते रहें, और ये बहुत आसान हो सकता है अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं। TFIX इंक्यूबेटर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, इससे आप काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। ये क्या है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। तो जैसा कि हमने टीच फॉर इंडिया के बारे में मैंने बातचीत बताया आपको कि टीच फॉर इंडिया दुनिया की काफ़ी बड़ी टीच फॉर ग्लोबल की एक पार्ट है, और जो इंडिया जो है यहाँ पर इनके, तो इस प्रोग्राम में इनका एक फ़ेलोशिप चलता है, और फेलोशिप के साथ यहाँ पर ऐसे लोग जो शिक्षा में काम करते हैं और फेलोशिप के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, शिक्षा में बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये TFIX ये है। और जैसा मैंने बताया कि उनकी प्रॉपर प्रोसेस होती है, उनको अप्लाई करते हैं, और ऐसी संस्थाएं और ऐसे लोग जो इस बिलीव के साथ इस दुनिया में आज काम कर रहे हैं कि शिक्षा के बदलाव युवाओं के द्वारा, युवाओं के साथ हाथ मिलाकर हो सकता है, तो वो यहाँ पर कोई भी युवक या युवती अगर TFIX के इंक्यूबेशन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है? क्या प्रोसेस रहेंगे या वे फॉरवर्ड रहेगा? युवाओं के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो कोई युवा है, युवती हैं, अगर वो शिक्षा पर काम करना चाहते हैं तो बहुत सारी फेलोशिप हैं। टीच फॉर इंडिया एक फेलोशिप है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई होती है, और वहाँ पर जाकर वो 2 साल के टीचिंग फेलोशिप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फेलोशिप और भी चलती हैं। प्रतिज्ञा भी एक फेलोशिप चलाती है, जहाँ पर हम हमारे साथ जो युवा हैं वो आते हैं और शिक्षा पे काम करते हैं, और ये फेलोशिप के माध्यम से वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या टेक्निकलिटीज़ हैं शिक्षा जगत में और क्लासरूम के अंदर, और पॉलिसीज़ में क्या दिक्कत है, और कहाँ पर क्या काम करने की ज़रूरत है। इंक्यूबेटर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में एग्जैक्टली होता क्या है? इंक्यूबेटर एक जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है आपका टीच फॉर इंडिया में, ये लगभग अभी फ़िलहाल तो जब हमने करा था तो 2 साल की थी, अब 3 साल की हो गई है। तो 3 साल तक आप अपने एरिया में ही रहते हैं, अपने ही जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, और वहाँ पर रहते हुए जो वहाँ की एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, और उसके सॉल्यूशंस डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि सॉल्यूशंस जो होते हैं वो झारखंड में रहते हुए ग्लोबल सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं, इस पर बातचीत ज़्यादा होती है। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि एजुकेशनल लीडरशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि आप एजुकेशन को कैसे समझते हैं, आप अपने आप को कैसे समझते हैं। तो टीच फॉर इंडिया एक्स में ये भी बहुत बड़ा मौका मिलता है कि आप अपने आप को देख पाएँ, आप अपने आप को डेवलप कर पाएँ, आपकी पर्सनल लीडरशिप जर्नी जो है वो डेवलप होने की। तो क्या इसके माध्यम से लोगों को एक फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड होती है? फाइनेंशियल हेल्प तो लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेंड हैं, अगर आप अपनी स्टोरी बना सकते हैं, आप अपनी स्टोरी लोगों को बता सकते हैं, दुनिया को समझा सकते हैं कि आपके साथ क्यों जुड़ना चाहिए, तो डेफिनेटली एक फाइनेंशियल हेल्प होता है। एक्सेस टू एजुकेशन और सृजन बचपन, ये दोनों प्रोग्राम्स है प्रतिज्ञा के, तो प्रतिज्ञा इन दोनों प्रोग्राम्स के माध्यम से कैसे लोगों को सर्व कर रही है? एक्सेस टू एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। ना, जैसा कि नाम बिल्कुल क्लियर है कि हम एक्सेस की बात कर रहे हैं और एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सेस टू एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर हम समाज में 3 तरह से लोगों को शिक्षा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। पहला, हम सरकारी विद्यालयों में जाकर सरकार के साथ मिलकर कैसे शिक्षा की गुणवत्ता सबके साथ बढ़ाई जा सकती है। सरकार ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही है, झारखंड में जो शिक्षा विभाग है बहुत कुछ कर रहा है, पर इसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है कि गांव-गांव के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, इस पर काम करते हैं। दूसरा एक होता है जो भारत सरकार का एक बड़ा अच्छा पॉलिसी है, उसमें एक जिसमें राइट टू एजुकेशन 25% रिजर्वेशन बिल है, जिसमें गरीब तबके के लोग जो हैं प्राइवेट एजुकेशन पा सकते हैं 25% के रिजर्वेशन के साथ। इस पर हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। और इसके अलावा एक तीसरा हमारा एक प्रोग्राम होता है जो हम स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो हम ये मानते हैं कि किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से कोई भी बच्चा जो है शिक्षा से उनको दूरी नहीं बननी चाहिए, उनको एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये 3 हमारे तरीके हैं जिससे हम एक्सेस टू एजुकेशन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आरटी 25% फैसिलिटेशन प्रोग्राम जो है उसके मदद से प्रतिज्ञा कैसे लोगों की मदद कर रहा है? तो प्रतिज्ञा वो एक संस्था है जिन्होंने आरटी पर 2013 में पहली रिसर्च करी थी,
9 के बाद जब कानून आई थी उसके बाद, और उसके बाद हमारे रिसर्च के बेसिस पे ही झारखंड में एक उसके ऊपर कानून बना और स्कीम बनी, रूल्स बनी। और आज जो आप देख रही हैं ये आरटी के इम्प्लीमेंटेशन में हम लोगों ने थोड़ी शुरुआत करी थी। अब तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे स्वयंसेवक इस पर अब काम कर रहे हैं। प्रतिज्ञा की अगर हम बात करें, जिसके कि आप डायरेक्टर और को फाउंडर हैं, तो प्रतिज्ञा मुख्य तौर से दो धाराओं में, दो दिशाओं में काम कर रहा है, एक बच्चों के ऊपर और दूसरा माताओं के ऊपर। तो हम जानना चाहेंगे इसके बारे में, इन दोनों मुख्य धाराओं के बारे में थोड़ा सा। तो जैसे मैंने बच्चों के बारे में बताया, प्रतिज्ञा बच्चों पर शिक्षा और बाल सुरक्षा पे काम कर रही है। एक्सेस टू एजुकेशन एक कार्यक्रम है, दूसरा सृजन बचपन एक कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों को हम जीवन कौशल, फाइनेंशियल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन और डेमोक्रेटिक एजुकेशन पर हम उनको सिखाते हैं। और माताओं के साथ जो हम काम कर रहे हैं, ये अभी हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में हम लोग अभी स्पोर्ट्स फॉर मदर्स हमारा एक प्रोग्राम है, जिसमें हम माताओं के साथ, प्योरली माताओं के साथ हम एक फुटबॉल टूर्नामेंट करते हैं। ऐसी माताएं होती हैं जिन्होंने शायद 2007 में लास्ट टाइम फुटबॉल खेला था और अब जाके 2023 में उतने सालों के बाद मैदान में उतरने वाली हैं। तो मतलब क्या इनमें वैसी मदर्स भी शामिल होती हैं जिन्होंने कभी मतलब खेल कूद का हिस्सा जो कभी रही नहीं, और आपके माध्यम से उन्हें ये मौका मिलता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ पर लगभग 90% माताएं ऐसी होती हैं जो कभी खेल कूद का हिस्सा नहीं बनी, जो कभी मैदान में बॉल को लेकर उतरी नहीं हो। क्या सोचकर आपने ये माताओं के लिए ये इनिशिएटिव चालू करा? तो ये बहुत बड़ा बदलाव अगर आप समाज में लाना चाहते हैं, तो पहले कहा जाता था कि अगर माँ पढ़ी लिखी रहेंगी तो जो घर पढ़ा लिखा रहेगा। और आज की तारीख में अगर आप ये देखें, अगर माँ खेल रही है, माँ स्वस्थ है, माँ अगर जागरूक है, तो पूरा समाज जागरूक रहेगा। चंदन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।